दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 ऊष्मा के बारे में। यह हमारे वीडियो का भाग 1 है, तो इसलिए हम लोग इसमें देखेंगे पाठ परिचय और इसमें हम लोग गुप्त ऊष्मा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ऊष्मा के अर्थ के साथ। ऊष्मा का क्या अर्थ होता है, पूरे एकदम बेसिक से लेकर एंड तक हम लोग इस चैप्टर में जाएंगे। तो ऊष्मा का क्या अर्थ होता है। ऊष्मा यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यदि किसी पिंड में ऊर्जा है तो वो कौन कौन से रूपों में होगी, एक तो गतिज ऊर्जा होगी, एक तो स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो किसी पिंड में व्याप्त पूरी की पूरी जितनी उसमें ऊर्जा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्मा कहते हैं। उसको ऊष्मा के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, यह क्या होती है, यह ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर जाती है। ठीक है, तथा इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई जूल तथा कैलोरी। ठीक है, इसकी कौन कौन सी इकाइयाँ होती है, इसकी इकाई है जूल और कैलोरी। ठीक है, इन दोनों इकाइयों का उपयोग करते हैं हम लोग ऊष्मा को मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऊष्मा तथा तापमान में क्या अंतर होता है। ठीक है, ऊष्मा तथा तापमान में क्या अंतर होता है। तो ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा का प्रकार है तथा तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप है। अर्थात तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है। ठीक है, तो ऊष्मा इसकी इकाई क्या होती है, हम लोगों ने जैसा देखा इसकी इकाई होती है जूल तथा कैलोरी, तथा तापमान की इकाई होती है डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन। इसके अलावा हम लोग फ़ारेनहाइट का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, ऊष्मा इसे सीधे किसी यंत्र द्वारा नहीं मापा जा सकता। ठीक है, किसी पिंड में व्याप्त ऊष्मा को हम लोग सीधे किसी यंत्र द्वारा नहीं नाप सकते। तो तापमान को सीधे हम लोग किससे नाप सकते हैं, तापमापी से माप सकते हैं। हम लोग को सीधा सीधा तापमान उसका मिल जाता है। ठीक है, तो ये था ऊष्मा तथा तापमान में अंतर। तो अब देखेंगे हम लोग ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है, या फिर ऊष्मा का संचरण होता क्या है। ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्मा का संचरण कहते हैं। यदि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा का संचरण हुआ। ठीक है, तो ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा का संचरण। ठीक है, ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। पहली विधि है चालन, दूसरी विधि है संवहन और तीसरी विधि है विकिरण। ठीक है, तो चालन में क्या होता है, जब किसी ठोस वस्तु में ऊष्मा का संचरण होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, चालन। ठीक है, जैसे कि लोहे की रॉड। ठीक है, लोहे की रॉड में यदि ऊष्मा का संचरण होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चालन। तो दोस्तों हम लोग संवहन किसे कहते हैं, जब ऊष्मा का संचरण हवा या फिर अंतरिक्ष में होगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, संवहन कहेंगे। ठीक है, विकिरण किसे कहेंगे, जब अंतरिक्ष में, ठीक है, जब सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण होता है तो वो कैसे होता है, विकिरणों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो जब अंतरिक्ष में ऊष्मा का संचरण होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऊष्मा बढ़ती है तो उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और पदार्थ के अणु हिलने लगते हैं, और इसके कारण ही क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह एग्जाम्स में आता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा के बारे में। इसे समझने के लिए हम लोग एक प्रयोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारे उपकरणों का उपयोग करेंगे। तो चलिए उपकरणों से शुरू करते हैं, कौन कौन से उपकरणों का हम लोग यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। पहले मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पर हम लोग उपयोग में ला रहे हैं बर्नर, जिसके हम लोगों ने ऊपर क्या रखा है, तिपाई स्टैंड रखा है। ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड हम लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम लोगों ने एक बीकर रखा है। क्या रखा है, बीकर, और बीकर के अंदर क्या है, बर्फ़ के टुकड़े हैं। ठीक है, और इन बर्फ़ के टुकड़ों के बीच में क्या लगा हुआ है, तापमापी, और तापमापी के लिए हम लोगों ने अलग से एक स्टैंड लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं हमारा प्रयोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इन बर्फ़ के टुकड़ों को, ठीक है, इन बर्फ़ के टुकड़ों को गर्म करने वाले हैं। क्या करेंगे, इन बर्फ़ के टुकड़ों को गर्म करेंगे। जब हम लोगों ने इनको गर्म करना शुरू किया था, उसके पहले जो तापमापी में इनका तापमान था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से होगा क्या कि इसका तापमान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए, तापमान
बढ़ना चाहिए। परंतु जब हम लोगों ने इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर बर्फ़ तो पिघल रही थी, ठीक है, कुछ बर्फ़ वहाँ पर क्या हो गई, पिघल गई, परंतु उसका तापमान तुरंत नहीं बदला, ठीक है, वहाँ पर तापमान तुरंत नहीं बदला, वहाँ पर बर्फ़ तो पिघल रही थी, परंतु वहाँ पर क्या नहीं हो रहा था, तापमान नहीं बदल रहा था। जैसा कि आप लोग इस ग्राफ में भी देख सकते हो, यहाँ पर कुछ समय तक देखो हम लोगों ने गर्म करना शुरू किया, फिर भी क्या हो रहा था, तापमान नहीं बढ़ रहा था। देखो ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो तापमान है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कुछ समय तक जब हम लोगों ने 4 मिनट तक इसको गर्म किया, इसमें ऊष्मा दी, तब भी क्या नहीं हो रहा था, तापमान नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जब पूरी की पूरी बर्फ़ पिघल गई, ठीक है, बर्फ़ पिघलने के बाद जैसे ही बर्फ़ पिघल गई उसके बाद इसके तापमान में वृद्धि होने लगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसके पहले इसकी तापमान में वृद्धि क्यों नहीं हो रही थी, ठीक है। यदि तापमान में वृद्धि नहीं हुई, ठीक है, तापमान नहीं बढ़ा, तो वो ऊर्जा कहाँ पर उपयोग में आई, ठीक है। यदि वो तापमान बढ़ाने में नहीं उपयोग में आ रही थी तो वो ऊर्जा कहाँ पर उपयोग में आई, यहाँ पर अवस्था को बदलने में। जैसे कि ये पहले ठोस अवस्था में था, अब किस अवस्था में हो गया होगा, ये द्रव्य अवस्था में हो गया, ठीक है। तो ठोस से द्रव्य अवस्था में आने के लिए भी उसको ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी, और इसी ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो कि हम लोगों को दिखाई नहीं देती, जिससे तापमान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। चलो इसको एक और बार समझते हैं। अब देखो हम लोगों ने जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ रहा था, हम लोगों ने इसको ऊष्मा देना शुरू ही रखा, उसको जारी रखा, ऊष्मा देना जारी रखा। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये जो पानी था, ठीक है, यहाँ पर जो पानी है वो उबलने लगा, ठीक है, ये क्या होने लगा, उबलने लगा। उबलने के बाद इसका जो तापमान था वो कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका तापमान कितना पहुँच गया, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचने के बाद भी हम लोगों ने इसको ऊष्मा देना बंद नहीं किया, इसको ऊष्मा देना हम लोगों ने जारी रखा, परंतु यहाँ पर तापमान कितना बना रहा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम लोग इसको ऊष्मा और भी दे रहे थे, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी ऊष्मा दे रहे थे, परंतु इसका तापमान नहीं बदल रहा था। तो ये ऊष्मा कहाँ खर्च हो रही है, ठीक है, ये तो तापमान बढ़ाने में तो इसका उपयोग नहीं हो रहा है, फिर यह ऊष्मा कहाँ पर उपयोग में आ रही है, यह ऊष्मा उपयोग में आ रही है इस पानी की अवस्था बदलने में। यह पानी की अवस्था आप किस में बदल रही है, द्रव्य से गैस में बदल रही है, ठीक है। तो ये हम लोगों का तापमान तो नहीं बढ़ा था, परंतु क्या कर रहा है, इस पानी की अवस्था में बदलाव कर रहा है, ठीक है, द्रव्य से इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, गैस में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी ऊष्मा जो अवस्था को बदलती है, ऐसी ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि यह तापमान में कोई भी बदलाव नहीं लाती, परंतु क्या करती है, उसकी अवस्था में बदलाव करती है, ठीक है। तो चलो इसका फटाफट परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 प्रकार की गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं, पिघलने की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, और वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। तो पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो इकाई द्रव्यमान के ठोस पदार्थों का द्रव्य में पूर्णतः रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जिस ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तथा वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, इकाई द्रव्यमानों के द्रव्य पदार्थ का गैसीय अवस्था में पूर्णतः रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जो ऊष्मा द्रव्य द्वारा अवशोषित की जाती है, उस ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।